वेलकम टू द केमिस्ट्री बाय विलक्ष्मी। सो हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की क्लास 11th का। सो इसमें हमने पढ़ लिया था क्या एल्केन, जो हाइड्रोकार्बन में जो फर्स्ट था एल्केन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एल्केन कैसे होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोकार्बन होते क्या है? वो कंपाउंड जो ओनली कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हो। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में हमने देखो एक तरीका है पढ़ने का। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी में एनसीईआरटी हमें क्या पढ़ाती है? सबसे पहले हमें है ना 11th क्लास में पढ़ाती है हाइड्रोकार्बन पढ़ाती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो मतलब वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हों। फिर जब 12th क्लास की जो एनसीईआरटी आती है उसमें हमें पढ़ाती है क्या? अगर ये जो हाइड्रोकार्बन का एक अगर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है हाइड्रोकार्बन का, अगर ये किसी हेलाइड से रिप्लेस कर दें हम, ठीक है, तो हेलाइड से रिप्लेस कर देंगे तो ये RX क्या हो जाएगा? ये हेलाइड हो जाएंगे, एल्काइल हेलाइड या एराइल हेलाइड हो जाएंगे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ दिस R। ठीक है, ये चीज पढ़ाई। फिर उसके बाद में हमें है ना एल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में पढ़ाता है। ये फर्स्ट चैप्टर है ना ऑर्गेनिक का 12th में ये वाला है। सेकंड चैप्टर कौन सा है? एल्कोहल फिनोल ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है उनके बारे में है। ठीक है, एल्कोहल फिनोल और ईथर है ना, इन चैप्टर्स को पढ़ाया है सेकंड चैप्टर। फिर एल्डिहाइड कीटोन को और कार्बोक्सिलिक एसिड को, और फोर्थ चैप्टर है एमीन्स का। थर्ड चैप्टर कौन सा है? एल्डिहाइड कीटोन का है और कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ठीक है, और उसके अलावा जो फोर्थ चैप्टर है वो है अमीन्स का है। ठीक है, तो ये जो 5 चैप्टर है ना, एक चैप्टर तो 11th क्लास का है और ये जो 4 चैप्टर है 12th क्लास के हैं। और इसके बाद में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स का है, वो तो नॉर्मली बायोमोलिक्यूल्स के बारे में है ना। एक चैप्टर और है अभी करंटली एनसीईआरटी में। तो ये जो 5 चैप्टर है ये हम 5 से 6 दिन की क्लासों में हम ये आराम से अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। अभी हम जो करंटली पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट है ना। हाइड्रोकार्बन में हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं अभी, है ना। सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा? एल्कीन, एल्काइन एंड जो एरोमेटिक्स वाले हो जाएंगे, एल्किन, एल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे। ये सारी स्टडी हम कर लेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन पढ़ेंगे और अभी साइक्लो एल्केन का इतना नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे 11th क्लास के लेवल पे एल्केन जितना ही है, या फिर साइक्लो एल्केन भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही आते हैं। ये सारी स्टडी करने के बाद में फिर हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस करेंगे? किसी हेलाइड से रिप्लेस करेंगे, उससे मिलेगा हमें एल्काइल हेलाइड, नया चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अब तक हमने जो एल्केन में पढ़ा था, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एल्केन पढ़ा था। ठीक है, तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, अगर इसका एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दिया जाए तो जो बनेगा ये क्या है? एल्केन है। और अगर इससे एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो क्या बनेगा? CsH2n+1 हो जाएगा फॉर्मूला, और इसे क्या बोलेंगे हम? एल्काइल, एल्काइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्काइल बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कब एल्केन ग्रुप बोलना है और कब एल्काइल ग्रुप बोलना है। नोमेनक्लेचर को हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, नोमेनक्लेचर की एक अलग से क्लास आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने जो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे, मेनली क्या देखेंगे हम? केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्केन की कौन कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी जो एनसीईआरटी में दी हुई है? एक तो है रिडक्शन के द्वारा, है ना, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। जो अनसैचुरेटेड जो है एल्कीन या एल्काइन है, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, इनका क्या करेंगे? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे, निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में। ठीक है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इनसे क्या होगा? अनसैचुरेशन रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा था जो एल्काइल हेलाइड था उसका है ना जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, है ना, जिंक एंड डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन से क्या मिलेगा? हमें एल्केन मिलेगा। ठीक है, एक ये मेथड भी था। इसी से है ना एल्काइल हेलाइड से एक वुड्स रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम एंड ए ड्राई ईथर, है ना, वुड्स रिएक्शन होती है। तो ये एल्काइल हेलाइड थे,
ये सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करके ये क्या बनाते थे, ड्राई ईथर में होती थी, क्योंकि है ना जो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेता है जो सोडियम पीस होता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है, हाइड्रो H+ आयन के साथ रिएक्ट करके, और वो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोसिव होती है, तो वो बहुत भयंकर आग के साथ जलती है, ठीक है। तो यहाँ से है ना ये कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू, ये ना आयनिक और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू है ना एल्केन बना रहे थे। वुर्ज रिएक्शन पढ़ ली थी। इसके अलावा हमने और रिएक्शंस देखी थी, एक जो एल्केन बनाने की, इसके अलावा ये वुर्ज रिएक्शन थी, एक हमने देखी थी जिलमान रिएजेंट से भी देखी थी, कोरे हाउस है ना, कोरे हाउस रिएक्शन देखी थी। इसके द्वारा है ना, इसके वुर्ज रिएक्शन के द्वारा तो इवन नंबर कार्बन एटम वाले एल्केन बन रहे थे, और इनके द्वारा ओड नंबर वाले कार्बन वाले भी कोरे हाउस रिएक्शन से ये एल्केन भी बन सकते थे। तो ये सारी चीजें हमने है ना लास्ट क्लास में देख ली थी। जो कार्बोनाइल है उनके रिडक्शन के द्वारा भी बनाई जा सकती है, क्लीमेंशन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन के द्वारा, ठीक है। तो ये मेन क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। सबसे इंपॉर्टेंट था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस था, और सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन था, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो था, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें जो था वो क्या था, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या था, एनोड पे क्या मिलेगा, एल्केन और CO2 मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एंड NaOH। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे ना वो करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो यहाँ पे NCERT में दिए, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से रिडक्शन के द्वारा एंड वुर्ज रिएक्शन हो गई। तीसरा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सोडियम साल्ट से, तो एक सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई। ये चारों मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन के हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबको पता है एल्केन में ना कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। तो मोस्टली कैसे होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें और कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो कैसा होएगा, नॉन पोलरिटी तो आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, उससे पोलरिटी जनरेट नहीं हो पा रही है। तो कैसे रहेंगे ये एल्केन्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट नेचर ऑफ ए CC एंड ए CH बॉन्ड, ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड ए हाइड्रोजन एटम, राइट। दे possesses weak van der Waal of forces of attractions। इनके बीच में जो van der Waal force of attractions होते हैं ना, ये भी कितने कैसे रहते हैं, वीक रहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं, van der Waals जो फोर्सेस रहते हैं वो वीक रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू वीक फोर्सेस द फर्स्ट 4 मॉलिक्यूल C1 से C4 तक क्या रहेंगे। अब जब है ना किसी भी अगर मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम रहेंगे ना, तो वो कैसा रहेगा, गैसियस रहेगा, है ना। तो C1 से C4 तक के तो कैसे होते हैं, ये गैसियस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में C5 से C17 तक जो होता है ना, वो कैसे रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं, एट ए रूम टेम्परेचर की बात करिए। एंड दोज कंटेनिंग 18 कार्बन एटम और मोर है ना, वो कैसे रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। और कार्बन नंबर कितने, 18 से जो ज्यादा वाले रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। ये बात कहाँ की चल रही है, रूम टेम्परेचर की चल रही है, क्योंकि है ना जो किसी भी जो मैटर होता है उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो ये रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर जो है ना, रूम टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, और 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है उस पे ये कंडीशन पे बात कर रही है। जो C1 से C4 वाले कैसे होंगे, गैसेस रहेंगे। C5 से C17 वाले कैसे होंगे, लिक्विड होंगे। एंड फिर उससे ऊपर वाले कैसे होंगे, 18 कार्बन से ज्यादा वाले, वो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। क्योंकि जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। अब ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब ना तो इनका कलर होता है ना ही इनकी स्मेल होती है, ठीक है। What do you think about the solubility of alkanes in a water based upon non-polar nature of alkanes। अब देखो वाटर कैसा होता है, हमारा पोलर होता है, और एल्केन कैसा है, हमारा नॉन पोलर है। अब एल्केन का सिंपल सा मतलब हो गया कि हमारा जो पेट्रोल ले लो, एक तरीके से एल्केन ही तो है, हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोल है वो तेल है। क्या वो इसमें डिजोल्व हो पाएगा, अपने जो पानी में नहीं हो पाएगा, तेल पानी में क्या डिजोल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कैसा है, नॉन पोलर जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो पाएगा।
पेट्रोल है हमारे जो इज ए मिक्सचर ऑफ ए हाइड्रोकार्बन एंड इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, इसका आंसर था ना ये जो पूछ रहा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए एल्केन्स इन ए वाटर बेस्ड अपॉन नॉन पोलर नेचर ऑफ ए एल्केन्स। तो है ना, वाटर कैसा है, पोलर है, और ये कैसा है, नॉन पोलर है एल्केन्स, तो सॉल्युबिलिटी होगी, नहीं होगी। ठीक है, पेट्रोल क्या है, मिक्सचर ऑफ ए हाइड्रोकार्बन है, मतलब एक हाइड्रोकार्बन नहीं है उसमें, जैसे कार्बन नंबर 7 वाला भी है, 8 वाला भी है, इस तरह से ना मिक्सचर ऑफ ए हाइड्रोकार्बन है। और ये कैसे यूज होता है, एज ए फ्यूल यूज होता है ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स मतलब स्वचालित वाहन। पेट्रोल एंड ए लोअर फ्रैक्शन ऑफ ए पेट्रोलियम आर आल्सो यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग। या तो पेट्रोल भी यूज किया जाता है, और जो लोअर फ्रैक्शन होते हैं ना ऑफ पेट्रोलियम के, लोअर फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि जो पेट्रोल से नीचे वाले और जो उसके फ्रैक्शंस रहते हैं ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो उसके पेट्रोल से और जो लोअर पे उसका जिनका डिस्टिलेशन हो पाता है ना, तो वो भी कैसे यूज किए जाते हैं, यूज्ड फॉर ए ड्राई क्लीनिंग ऑफ ए क्लॉथ टू रिमूव ग्रीस स्टेन। अब ग्रीस क्या होता है, ग्रीस क्या है, एक है ना ये भी नॉन पोलर नेचर का होता है, और हमारा पेट्रोल का नेचर कैसा है, ये भी नॉन पोलर है। तो क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक। कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, लाइक डिजोल्व लाइक। तो ये जो पेट्रोल है ये ग्रीस को डिजोल्व कर लेगा और स्टेन रिमूव हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द ग्रीसी सबस्टांस। यहाँ पे पूछ रहा है, अगर ये जो ड्राई क्लीनिंग होती है उसमें पेट्रोल से अगर ग्रीस का स्टेन साफ हो रहा है, पेट्रोल कैसा है, नॉन पोलर है, और इसके बेसिस पे आपको सोचना है कि ग्रीस का नेचर कैसा होगा। तो ग्रीस का नेचर कैसा होगा, नॉन पोलर नेचर की रहेगी। कैसा रहेगी, नॉन पोलर रहेगी, क्योंकि प्रिंसिपल चलता है लाइक डिजोल्व लाइक। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व नॉन पोलर सबस्टांस, एंड पोलर जो सॉल्वेंट होगा वो पोलर सबस्टांस को डिजोल्व करेगा। तो अगर ग्रीस को अगर पेट्रोल डिजोल्व कर पा रहा है तो ग्रीस का नेचर कैसा रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। You are correct if you are said that mixture of a higher alkane is known। mixture of a ग्रीस क्या है, mixture of a higher alkane है। ठीक है, ग्रीस कैसी होती है, सॉलिड होती है, और सॉलिड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आपने देखा था कि कार्बन नंबर 18 से ऊपर वाले कैसे रहेंगे, सॉलिड रहेंगे एल्केन। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रीस क्या है, मिक्सचर ऑफ ए हायर एल्केन है। ठीक है भाई, हमने देखा था कार्बन नंबर 1 से 4 तक वाले तो कैसे रहेंगे, गैस रहेंगे, और है ना 5 से 17 तक वाले कैसे रहेंगे, और हमारे ग्रीस हम तो कैसे देखेंगे, रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर कंडीशन पे ही देखते हैं। तो ये कैसे रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, और ग्रेटर देन 18 कार्बन वाले है ना कैसे रहेंगे, ये रहेंगे सॉलिड रहेंगे रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर कंडीशन पे, ये इनकी प्रावस्था है। क्योंकि जो कभी भी जो फेज होती है किसी भी सबस्टांस की, वो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर ये ग्रीस सॉलिड है, क्योंकि हम जो ग्रीस देखते हैं वो कैसी होती है, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, तो सॉलिड है, इसका मतलब है मिक्सचर ऑफ ए हायर एल्केन। राइट, इज नॉन पोलर। कैसा है, मिक्सचर ऑफ ए हायर एल्केन कैसा है, नॉन पोलर है, हेंस हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक इन नेचर का मतलब हो गया कि अगर हम ग्रीस को पानी से अगर वॉश करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगी वॉश, क्योंकि उसका नेचर है जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको रिपेल करेगी, हाइड्रोफोबिक है। जो हाइड्रोफिलिक होती है ना वो वाटर लविंग स्पीसीज होती है, और ये दीज आर नॉट वाटर लविंग स्पीसीज। इसलिए क्या ये हाइड्रोफोबिक होने के कारण क्या ये पानी से साफ हो पाता है, ग्रीस का स्टेन नहीं हो पाता है। ठीक है, इट्स जनरली ऑब्जर्व दैट इन रिलेशन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द सबस्टांस in solvent, polar substance are soluble in a polar solvent, whereas the non-polar substance are soluble in a non-polar solvent। so कौन सा प्रिंसिपल काम करता है यहाँ पे, लाइक डिजोल्व लाइक का प्रिंसिपल काम करता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट एल्केन आर गिवन इन ए टेबल 9.2। ओके, दिस इज द टेबल 9.2 एंड दीज आर द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अप टू डाउन जाने पे जैसे जैसे नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, और जहां ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है वहां बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होएगा। एक बार देख लेते हैं क्या है ऑब्जर्वेशन बता रखा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट एल्केन्स आर गिवन इन ए टेबल 9.2 फ्रॉम विच इट्स क्लियर दैट देयर इज ए स्टडी इंक्रीज इन ए बॉइलिंग पॉइंट विच इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मतलब मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीज होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट में स्टडी इंक्रीज हो रही है। This is due to the fact that intermolecular van der Waals force of attraction increases with increase in the molecular size or the surface area of the molecule।
भाई जैसे जैसे अगर नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे तो जो मॉलिक्यूल का है ना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका साइज बढ़ेगा ना, मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो उसका क्या होगा कि सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो लगने वाले वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहे वो वीक हो लेकिन वीक में भी कुछ तो बढ़ेंगे। इसी कारण क्या होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज होता जाता है, अब कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है मतलब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो रहा है, नॉट मास। अगर करेक्ट वर्ड बोले तो मॉलिक्यूलर साइज है ना, क्योंकि अगर है ना ब्रांचिंग हो जाती है ना वहां पे मास तो उतना ही रहता है लेकिन वो साइज डिक्रीज हो जाता है, तो साइज डिक्रीज होने से वहां क्या है कि वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, तो ब्रांचिंग इंक्रीज होने पे क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है। राइट, यहाँ से समझ में आ गए होंगे फैक्ट। यू कैन मेक एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन by having a look on the boiling point of the three isomeric pentanes। किस पे, अगर 3 isomeric pentane, pentane 2 methyl butane and 2 dimethyl butane, it's observed that pentane having a continuous chain of a 5 carbon atom and has boiling point, n pentane है उसमें 5 कार्बन कैसे रहेंगे, स्ट्रेट चेन में रहेंगे, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 309 केल्विन रहेगा। अगर है ना अब जैसे 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है उनका उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 282.5 केल्विन, क्यों है, क्योंकि ब्रांचिंग हो गई। विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ए ब्रांच्ड चेन द मॉलिक्यूल अटेन्स द शेप ऑफ ए स्फीयर, मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाएगी मॉलिक्यूल कैसे शेप अटेन करेगा, स्फीयर की शेप अटेन करेगा। दिस रिजल्ट इन ए स्मॉलर एरिया ऑफ ए कॉन्टेक्ट एंड देयरफॉर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ए फोर्सेस बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल, है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, स्मॉलर एरिया रहेगा कांटेक्ट का, इसीलिए क्या होगा कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन होंगे स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स में ना, स्फेरिकल जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे रहेंगे, वो वीक रहेंगे, ठीक है, विच आर ओवरकम एट ए रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। मतलब ये जो वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेंगे ये कंपैरेटिवली अगर देखा जाएगा तो लोअर टेम्परेचर पे ही टूट जाएंगे, स्ट्रेट चेन वाले की कंपैरेटिवली उससे कम ही बॉइलिंग पॉइंट पे ये जो होंगे ना ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाएंगे और जो सबस्टांस होगा लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो एग्जाम्पल्स की बात कर रहा था ये 3 एग्जाम्पल्स की वो बात कर रहा था ऊपर, ये देखो पेंटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है, ठीक है, तो यहाँ पे मास तो देखो मॉलिक्यूलर मास सबका सेम है 72 है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट है स्ट्रेट चेन वाले का 309 है, फिर एक ब्रांचिंग आने पे है ना कितना 300 हो गया और फिर 2 ब्रांचिंग आने पे 282 हो गया। ये बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, ठीक है, तो ये होप से समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अगर इनके नंबर ऑफ आइसोमर की बात करी जाए, एक चीज हमने देखी थी लेक्चर 1 में, जो C4 वाले के कितने आइसोमर होते हैं, 2 होते हैं, C5H2 वालों के कितने आइसोमर होंगे, 3 होंगे, C6H14 के कितने आइसोमर होंगे, 5 होंगे, C17H16 वाले के कितने होंगे, 9 आइसोमर होंगे, एंड C8H18 वाले के कितने होंगे, 18 आइसोमर होंगे, और C10H22 वाले के कितने होंगे, 75 आइसोमर होंगे। तो ये संख्या भी आप एक बार ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी जाती है, ये हमने पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ तक देख ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा, एक तो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में नॉन पोलर नेचर देख लिया, नॉन पोलर नेचर के कारण एक तो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखी जाएगी उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखी जाएगी, फिजिकल स्टेट क्या है, और फिर उनका है ना ये जो एप्लीकेशन देख लिया, एप्लीकेशन देखने के बाद में यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर ली। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। एज ऑलरेडी मेंशन्ड एल्कीन कैसी होती है, जनरली लेस रिएक्टिव रहती है, इनर टुवर्ड्स एसिड बेस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ही नॉन पोलर है और स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। हाउएवर दे अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस में, है ना, ये फिर भी ये रिएक्शंस देती हैं। तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, in the presence one or a more hydrogen atom of alkanes can be replaced by halogen, right, nitro group or a sulfonic acid group,
ठीक है। हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस आइदर एट ए हायर टेम्परेचर 570 to 773 केल्विन और इन द प्रेजेंस ऑफ ए डिफ्यूज्ड सनलाइट और यूवी रेज। मतलब या तो सनलाइट, या तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन, तो ये इतनी है ना 573 का मतलब हो गया 373, 473, 573, मतलब 200 से 400 डिग्री सेल्सियस है ना। क्या है 573 से, इसका मतलब हो गया 200 से 400 डिग्री सेल्सियस। या तो इतना टेम्परेचर दो या फिर है ना सनलाइट या यूवी रेज की प्रेजेंस हो, ठीक है। लोअर एल्केन्स डोंट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। जो लोअर एल्केन्स होगी वो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन की रिएक्शन नहीं देगी, ठीक है। दीज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन्स आर सब्स्टिट्यूटेड आर नोन एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जिन है ना एल्केन्स में जो एल्केन्स का हाइड्रोजन एटम है ना सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो वो कैसी कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, क्लोरीनेशन ऑफ ए मेथेन यहाँ पे दिया हुआ है, हेलोजिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो हेलोजिनेशन होएगा इसका CH2Cl का, तो CH3Cl बनेगा और फिर है ना ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो फिर CH2 फिर अगेन हेलोजिनेशन होएगा इसका, तो CH2Cl2 बनेगा, फिर अगेन हेलोजिनेशन होएगा तो ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। इसे बोलते हैं DCM डाइक्लोरोमीथेन है ना, ठीक है। और फिर अगेन क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन करेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। मतलब ये क्लोरीनेशन होता रहता है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसकी पूरी मैकेनिज्म दे रखी है, चलो यहीं से बता देते हैं क्योंकि मैंने उधर नोट्स में भी यहीं से लिखी है। तो जैसे इथेन है, इथेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरोइथेन मिलेगा, ठीक है। इट्स फाउंड दैट द रेट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ ए एल्कीन विद हेलोजन है ना, एल्केन्स की रेट होती है ना, हेलोजिनेशन की रेट का जो ऑर्डर होता है वो क्या रहता है F2Cl2 Br2 और I2, ठीक है। रेट ऑफ ए रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन ऑफ ए एल्केन की क्या रहती है, एल्केन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। फ्लोरिनेशन इज टू वॉयलेंट टू कंट्रोल टू बी कंट्रोल्ड। मतलब अगर हम फ्लोरिनेशन करवाएंगे किसी कंपाउंड का एल्केन का तो इतनी वॉयलेंट रिएक्शन होती है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल रहता है, तो ये रिएक्शन हम नहीं करवाते हैं। आयोडीनेशन की रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, सो इट कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए। अगर आयोडीनेशन की रिएक्शन करवाते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्लो रहती है। फ्लोरिनेशन तो क्या होता है बहुत ज्यादा फास्ट रहता है इसलिए नहीं करवा पाते, और आयोडीनेशन की क्या होती है बहुत ज्यादा स्लो होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, राइट। सो इट कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमें लेने पड़ते हैं, जैसे कि HiO3 और HNO3। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ते हैं, HiO3 जिसे पैरायोडिक एसिड बोलते हैं, या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। आई थिंक HiO4 को बोलते हैं पैरायोडिक एसिड। लेट मी, ये आयोडिक एसिड है, पैरायोडिक एसिड नहीं। पैरायोडिक एसिड तो HiO4 होता है, ठीक है। ये कौन सा है HiO3 कौन सा है, आयोडिक एसिड है, आयोडिक एसिड, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि ना जो जो है ना I2 के साथ रिएक्शन बहुत स्लो होती है, और कैसी होती है जब स्लो रिएक्शन होती है ना तो कैसी हो जाती है रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने से क्या होगा कि भाई जो ये प्रोडक्ट बने वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि जो ये HI है ना अगर इसको हम रिमूव करते जाएं टाइम टू टाइम है ना, अगर इस HI को अगर रिएक्शन से हम हटाते जाएं ना तो रिएक्शन क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। जो ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसमें, तो वो ले चैटेलियर प्रिंसिपल को यूज करते हुए अगर इस HI को मतलब इस प्रोडक्ट को अगर हम रिमूव करते जाएंगे ना तो जो रेट रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो HiO3 प्लस HI प्लस 5HI, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करके 3 आयोडीन बना देगा, मतलब वापस I2 बन गया। तो I2 तो क्या हो सकता है इस रिएक्शन में काम में आ सकता है, तो मतलब इस प्रोडक्ट साइड को हम रिमूव कर रहे हैं और रिएक्टेंट साइड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये HI का ऑक्सीडेशन कर देगा आयोडिक एसिड, जिससे हमें क्या मिल जाएगी I2 मिल जाएगी। हेलोजिनेशन इज सपोज टू प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग 3 स्टेप्स नेमली इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, है ना। इनिशिएशन एक तो है ना, एक प्रोपोगेशन होएगा रिएक्शन का और एक क्या होएगा टर्मिनेशन होएगा। 3 स्टेप होंगे, इनिशिएशन होएगा, प्रोपोगेशन होएगा, टर्मिनेशन होएगा। इनिशिएशन का वर्ड से पता चल रहा है कि क्या रिएक्शन का स्टार्ट होना, प्रोपोगेशन मतलब रिएक्शन का आगे बढ़ना, टर्मिनेशन का मतलब रिएक्शन का खत्म होना, बंद होना,
वर्ड वर्ड से क्या होता है कि हम चीजों को, जैसे अब नए बच्चे हैं 11th 12th के हैं, तो उनको तो क्या है कि शब्दों का मतलब भी नहीं पता होता कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो शब्दों के अर्थ को समझ लोगे ना तो चीजों को समझना है ना थोड़ा इजी रह जाएगा। अब इनिशिएशन क्या होगा, द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय जो होमोलाइसिस ऑफ ए क्लोरीन मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे है ना हमारे पास कितने टाइप के बॉन्ड है, एल्केन है उसमें है ना कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये बॉन्ड पहले ही स्ट्रॉन्ग है, क्या इनका होमोलाइसिस करवाना इतना आसान है नहीं है, लेकिन है ना क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, इसका होमोलाइसिस होमोलाइटिक क्लीवेज करवा देंगे। तो होमोलाइटिक क्लीवेज करवाने से क्या होगा, क्लोरीन होमोलाइसिस ऑफ ए क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ए लाइट और ए हीट। ठीक है, लाइट और हीट की प्रेजेंस में क्या होमोलाइसिस हो जाएगा। ClCl बॉन्ड वीकर है देन Cc एंड CH बॉन्ड, तो इजी टू ब्रेक है। तो इससे क्या बन गया, एक तो ये Cl रेडिकल बन गया, यहाँ पे तो 2 Cl रेडिकल ही बनेंगे। ये कहाँ से आ गया, इतनी मिस्टेक है क्या एनसीईआरटी में, इस बार वाली में वेबसाइट से ली हुई है। प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है तब तो एनसीईआरटी में इस बार, 2-3 जगह तो हमने ही देख ली। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या है, क्लोरीन जो फ्री रेडिकल होएगा, जो मिथेन है ना, ये फ्री रेडिकल का साइन ये वाला होता है, डॉट होता है, ये होता है, प्लस नहीं होता, प्लस साइन होता है केटाइन का होता है। तो ये जो साइन है ना यहाँ पे दे रखा है, ये गलत दे रखा है, ये डॉट साइन होगा। ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स द मिथेन मॉलिक्यूल, है ना, कहाँ पे अटैक करता है, मिथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। यहाँ पे देखो ये CH3 और H बॉन्ड होएगा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा। ठीक है, and takes the reaction in the forward direction by breaking the CH bond to generate methyl free radical with the formation of a HCl। जैसे ये था, ये CH3 ये H प्लस ये Cl रेडिकल हो गया, तो इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होएगा, इससे क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा और CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो मिथाइल रेडिकल बना है ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे ये रेडिकल आना चाहिए था, ये सिंपल। द मिथाइल रेडिकल दस ऑब्टेन्ड अटैक द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ ए क्लोरीन, ये सेकंड मॉलिक्यूल क्लोरीन पे अटैक करेगा और ये वापस से क्या बन गया, एक तो Cl बन गया, रेडिकल बन गया, वापस से है ना क्लोराइड रेडिकल बन गया और यहाँ पे ये CH3 Cl बन गया। ठीक है, द मिथाइल रेडिकल दस ऑब्टेन अटैक द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ ए क्लोरीन टू फॉर्म CH3 Cl विद द लिबरेशन ऑफ ए अनदर क्लोरीन रेडिकल। ये अनदर क्लोरीन रेडिकल हो गया और ये क्या बन गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, विद द लिबरेशन ऑफ अनदर क्लोरीन एंड फ्री रेडिकल बाय द होमोलाइसिस ऑफ ए क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, द रिएक्शन एंड द क्लोरीन एंड मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेटेड अबाउ, है ना, जैसे रिपीट स्टेप A एंड B रेस्पेक्टिवली एंड देयर बाय द क्लोरीन फ्री रेडिकल, और जो मिथाइल फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ है ना भाई, ये इधर बन गया क्लोरीन रेडिकल, फिर भी वापस जाएगा CH4 का होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, फिर CH3 रेडिकल बनेगा, फिर वो है ना इस क्लोरीन दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल का होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा। तो ये स्टेप क्या होता है कि रिपीट होते रहते हैं, देयर बाय सेट ए चेन ऑफ ए रिएक्शन, है ना, चेन ऑफ ए रिएक्शन क्या होती है कि चेन रिएक्शन बन जाती है। द प्रोपोगेशन स्टेप ए है ना, द प्रोपोगेशन स्टेप ए एंड बी आर दोज विच डायरेक्टली गिव द प्रिंसिपल प्रोडक्ट। प्रिंसिपल प्रोडक्ट क्या है, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है Cl, है ना, तो ये जो A और B स्टेप है ना, ये है कि जिससे हमें ना ये डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है ना, बट मेनी अदर प्रोपोगेशन और स्टेप भी हो सकते हैं जिनसे हमें ना हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आर पॉसिबल है। और मैं अगर है ना टू सच स्टेप्स आर गिवन बिलो, एक्सप्लेन हाउ मोर हाईली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। हमारा क्या था कि हम मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन क्या होता है अगर ये जो CH3 Cl है फिर अगेन है ना इसका जो CH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाए, है ना, और ये CH2 Cl बन जाए रेडिकल, और फिर जो CH2 Cl है फिर अगेन ये है ना किसी जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज करे तो CH2 Cl2 बने, ये क्या है DCM है, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, और ये Cl रेडिकल फिर बन गया। ये तो हमारा डिजायर्ड स्टेप था, लेकिन रिएक्शन तो होती है, देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में है तो सारी रिएक्शन होगी। ये तो हमारा क्या था, डिजायर्ड प्रोडक्ट था जो हम बनाना चाह रहे हैं, है ना, लेकिन ये अदर रिएक्शन भी होती है। अब टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जो दो रेडिकल बने हुए वो आपस में जुड़ जाएंगे, और रेडिकल बने हुए अगर दो रेडिकल ही आपस में जुड़ गए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब एक रेडिकल बना हुआ किसी दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करके
और उसका होमोलाइटिक क्लीवेज करता है तो नया रेडिकल बन जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि रिएक्शन चलती रहती है। लेकिन अगर दो रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है रिएक्शन। द रिएक्शन स्टॉप आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ ए रिएक्टेंट और ड्यू टू द फॉलोइंग साइड रिएक्शंस, है ना। या तो रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा उस वजह से रिएक्शन रुक जाएगी, या फिर इनमें से कोई टर्मिनेटिंग स्टेप हो जाएगा। जैसे दोनों Cl रेडिकल आपस में रिएक्ट करके Cl2 मॉलिक्यूल बना ले। जो CH3 रेडिकल बना है स्टेप में, प्रोपगेशन स्टेप में, वो अगर मीथेन बना ले, और अगर एक CH3Cl और एक Cl रेडिकल आपस में रिएक्शन करके, ये CH3 रेडिकल है, कितनी मिस्टेक तो नहीं लिखनी चाहिए थी एनसीईआरटी को, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है। तो ये CH3Cl बन गया। तो इन है ना ऑप्शन सी, CH3Cl the one of the product is formed but free radical are consumed and the chain is terminated। ये तो हमारा क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन फिर क्या हुआ, रेडिकल तो सारे कंज्यूम हो गए और फिर चेन तो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। भाई आइडियली तो क्या था, ये जो CH3 फ्री रेडिकल हमारा बना है, ये किसी Cl2 मॉलिक्यूल पे अटैक करके इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करके डिजायर्ड प्रोडक्ट CH3Cl देवे और Cl रेडिकल देवे, तब तो रिएक्शन क्या होगी कि चलती रहेगी, प्रोपोगेशन स्टेप होता रहेगा। लेकिन अगर CH3Cl रेडिकल ही CH3 रेडिकल ही Cl रेडिकल से अगर कंबाइन कर जाता है तो, और CH3Cl हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है बेशक, लेकिन रिएक्शन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। The above mechanism help us to understand the reason for the formation of ethane as a byproduct during the chlorination of a methane। अब है ना जो इथेन, देखो यहाँ पे ये इथेन बन रही है ना, क्लोरीनेशन जब मीथेन का करते हैं तो इथेन बनती है एज ए बाई प्रोडक्ट। ये इसको हमें हेल्प कर दिया कि इस तरह से बनती है, ठीक है। तो ये थी एक रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोजेंस की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है कंबशन रिएक्शन। अब एक बार है ना रिवाइज और कर लेते हैं नोट्स से। नोट्स में भी वैसे एनसीईआरटी से बनाई हुई है तो वो सेम बातें ही लिखी गई है, लेकिन फिर भी एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे सिंप्लीफाई तरीके से है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है पर लेकिन फैक्ट्स वहीं से मेंशन किए हुए हैं। सो एज ऑलरेडी मेंशन्ड, एल्केन्स कैसे हैं, जनरली कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं टुवर्ड्स एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एंड ए रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। हाउएवर दे अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन कैन बी रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन नाइट्रो ग्रुप एंड सल्फोनिक ग्रुप। अब जो लोअर जो एल्केन होती है ना, उनमें ये वाली रिएक्शंस नहीं होती है लोअर एल्केन्स में, ठीक है। लोअर एल्केन्स में तो ये हेलोजिनेशन ही होता है ना। ये कब होता है हेलोजिनेशन के लिए, या तो हाई टेम्परेचर मतलब 200 से 400 डिग्री सेल्सियस की कंडीशंस चाहिए, या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन चाहिए। लोअर एल्केन्स में नाइट्रेशन और सल्फोनेशन नहीं होगा, ठीक है। दीज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ए एल्केन्स आर सब्स्टिट्यूटेड आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे हेलोजिनेशन ऑफ ए एल्केन। तो ये कैसा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। कैसा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले क्या होगा, देखो ये जनरल रिएक्शन लिखी हुई है, जनरल रिएक्शन लिखी हुई है। इसमें क्या है, ये RH है, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा हेलोजन से, और ये एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा हमें, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, और ये क्या है, साइड प्रोडक्ट है। अब सबसे पहले जैसे CH4 का अगर है ना Cl2 के साथ है ना हेलोजिनेशन करवाएंगे तो CH3Cl मिलेगा। फिर ये ना मतलब एक तरीके से ना मतलब और भी जो साइड रिएक्शंस ये होती ही है। फिर अगेन उसका हेलोजिनेशन होएगा, जो ये प्रोडक्ट बना, फिर CH2Cl2 बना, फिर CH2Cl2 का होगा तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा। फिर क्लोरोफॉर्म का अगेन हेलोजिनेशन हुआ तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। ये इसे बोलते हैं DCM बोलते हैं ना, डाइक्लोरोमीथेन। ये कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये। अब जैसे मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहला है चेन इनिशिएशन। कितने टाइप के बॉन्ड है हमारे पास, एक तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है एल्केन में, और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये, और एक है हेलोजन का XX बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड तो क्या है कि
यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और ये कैसे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड है। जबकि ये वाला ना एक्स एक्स बॉन्ड है ना, ये वीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा और उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स रेडिकल मिल जाएगा। ठीक है, द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द होमोलाइसिस ऑफ ए क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ए लाइट और ए हीट। द CCl बॉन्ड इज वीकर देन द CC बॉन्ड एंड CH बॉन्ड एंड हेंस AgH2 ब्रेक है ना, कैसा है, Eg2 ब्रेक है। अब जैसे ये एक्स एक्स है, इसका होमोलाइसिस होएगा X2 का, जो हेलोजन मॉलिक्यूल है इसका होमोलाइसिस होएगा और इससे क्या बनेगा, एक्स रेडिकल बनेगा और ये एक्स रेडिकल बनेगा। ठीक है, प्रोपोगेशन स्टेप में क्या है कि हेलोजन फ्री रेडिकल अटैक्स द एल्केन मॉलिक्यूल। हेलोजन जो फ्री रेडिकल है वो एल्केन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, उसके जो CH बॉन्ड को है ना ब्रेक करेगा। देखो ये जो हेलोजन रेडिकल बना था NCERT में कहीं पे है ना उस पे प्लस से दिखा रखा है, कहीं पे दिखा नहीं रखा है फ्री रेडिकल को, तो वो गलत है चीजें। फ्री रेडिकल हमेशा है ना एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसे ना एक बिंदु से दिखाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रहता है। तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, ये HX बना लेगा और ये R फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो R रेडिकल क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो X2 मॉलिक्यूल होगा दूसरा, उसका होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, इस पे अटैक करेगा और इस पे है ना इसका होमोलाइटिक क्लीवेज कर देगा और ये RX हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा और साथ ही में है ना ये X रेडिकल भी बन गया। अब ये जो X रेडिकल है अगेन जो A स्टेप है इसमें इन्वॉल्व होएगा और फिर से एक R रेडिकल बना लेगा। तो ये A और B स्टेप है ना इसे कंटिन्यूअसली प्रोपोगेशन के रूप में चलते रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, जो टर्मिनेशन स्टेप पे होएगा उसमें दो Cl रेडिकल आपस में कंबाइन कर लेंगे, या फिर है ना CH3 रेडिकल भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, या फिर CH3Cl रेडिकल भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। ये तो डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी है ना दोनों रेडिकल ही कंज्यूम हो गए, फर्दर रेडिकल तो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये भी क्या है, टर्मिनेशन स्टेप है, जहाँ पे दो रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं और नया रेडिकल नहीं बनता है। वो स्टेप कैसा होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में वो टर्मिनेशन स्टेप होता है। अब हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन की बात करते हैं ना, ये शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, वही चीजें हैं है ना। तो सबसे पहले चेन इनिशिएशन में हेलोजन फ्री रेडिकल बनेगा, फिर चेन प्रोपोगेशन में ना एल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा, फिर एल्काइल फ्री रेडिकल अगेन दूसरे जो हेलोजन मॉलिक्यूल है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, जिससे ये डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा और अगेन ये एक्स रेडिकल बन गया। ये एक्स रेडिकल इस स्टेप में फिर से काम आएगा, फिर ये स्टेप बनेगा, फिर ये स्टेप होएगा और फिर ये अगेन बनेगा। तो इस टाइप से है ना ये चेन रिएक्शन है ना चेन प्रोपोगेशन चलता रहता है। और लास्ट में क्या होएगा कि जो दो है ना एक्सेस फ्री रेडिकल है या फिर है ना आपस में कंबाइन, जब दो रेडिकल आपस में कंबाइन कर लेते हैं तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसका टर्मिनेशन स्टेप कहलाता है। जैसे कि दो हेलोजन रेडिकल्स भी कंबाइन कर सकते हैं, एक हेलोजन और एक एल्काइल रेडिकल कंबाइन कर सकता है, दो एल्काइल रेडिकल कंबाइन कर सकते हैं। तो ये कैसा स्टेप हो जाएगा, चेन है ना टर्मिनेशन स्टेप हो जाएगा। अब इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं। देखो सबसे ज्यादा अगर है ना, अगर हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो अप टू डाउन जाने पे क्या होता है कि साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने पे क्या होता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो है ना सबसे ज्यादा जो फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल होगा, आई रेडिकल स्टेबल होगा, फिर Br रेडिकल होगा, फिर Cl रेडिकल होगा, फिर F रेडिकल होगा। ठीक है, तो जो इसके द्वारा जो ये तो है क्या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, फ्री रेडिकल, ये वाला एफ रेडिकल है। तो ये एफ रेडिकल है जो जैसे है ना ये एफ रेडिकल बनता है और ये CH4 है ना, तो ये एफ रेडिकल इस स्टेट में रहना ही नहीं चाहेगा, इसका तुरंत होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा। ठीक है, और वही क्या है कि HX जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना सबसे ज्यादा किसकी है, HF की है। एक तो ये फ्री रेडिकल है ना सबसे लीस्ट स्टेबल है और यहाँ पे HF बॉन्ड है ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब है ना यहाँ पे है ना इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, ये देखो ये वाला स्टेप होएगा, ये CH3 और ये H और ये F रेडिकल। ठीक है, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होएगा, तो ये जो CH3F बनेगा ना, तो यहाँ पे है ना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी, नहीं सॉरी CH3 रेडिकल और HF बनेगा, सॉरी CH3 रेडिकल और HF बनेगा। तो ये जो HF बनेगा ना ये है ना हाईली एक्सप्लोजिव है ना रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और F ही लेस स्टेबल है। तो F है ना फ्री रेडिकल की फॉर्म में रहना ही नहीं चाहेगा, वो जल्दी से चाहेगा कि H के साथ बॉन्ड बना के HF बन जाए। तो इसीलिए है ना ये जो फ्लोरिनेशन की रिएक्शन करवाते ही नहीं है इस मैकेनिज्म से। ठीक है, और उसके बाद में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखे तो फिर HCl का, फिर HBr का और फिर HI का। ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया।
अब रेट ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन की बात करी जाती है। रेट ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स की बात करी जाती है विथ हेलोजेंस, है ना। तो सबसे ज्यादा तो कौन सा F2 की होगी, फिर है ना Cl2 की होगी, फिर Br2 की होगी, सबसे कम है ना किसकी होगी, I2 की होगी। I2 की कम क्यों होगी, एक तो ये आई रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो जैसे ये रिएक्शन होगी CH3H, है ना, इसका क्लीवेज करने की बात आएगी तो ये बोलेगा कि मैं बिना किसी का क्लीवेज करे भी स्टेबल रह सकता हूँ, तो ये है ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही कम करेगा, इसकी मतलब रेट कम रहेगी, क्योंकि ये स्टेबल ज़्यादा है तो ये अकेला भी स्टेबल रह सकता है, ठीक है। तो इस वाली जो रिएक्शन का होमोलाइटिक क्लीवेज होएगा ना, इसकी रेट कम रहेगी। और फिर इससे बनने वाला जो HI है, इस होमोलाइटिक क्लीवेज से जो बनने वाला HI बनेगा, तो उसकी भी है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, उसके बनने में भी है ना लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये वाले स्टेप की रिएक्शन क्या होगी, लो होगी। तो है ना जो रेट ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद हेलोजेंस की सबसे ज़्यादा F2 की होगी और सबसे लीस्ट है ना I2 की होगी। फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल, मतलब बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इसलिए फ्लोरिनेशन की रिएक्शन करवाते ही नहीं है, ठीक है। आयोडीनेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है एंड रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना। इट कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए आयोडिक एसिड एंड HNO3, राइट। अब यहाँ पे देखो ये है ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, इसमें CH3I बना और HI बना, ये स्टेप ओरिजिनली देखा जाए ना तो रेडिकल मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन किया ही था, ठीक है। तो अब ये है ना, ये फॉरवर्ड हुआ, लेकिन ये इतनी है ना स्लो रहती है रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है और है ना ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अब अगर हमने ले चेटेलियर का प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें यह था कि अगर प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया जाए, है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसका है ना जो आयोडिक एसिड के साथ है ना ऑक्सीडेशन कर देंगे और इससे है ना क्या बना लेंगे, I2 बना लेंगे। अब I2 क्या है, ये तो रिएक्टेंट है ना, तो मतलब रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है। अगर है ना ले चेटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार अगर है ना प्रोडक्ट को रिमूव करते जाए और रिएक्टेंट को इंक्रीज करते जाए, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए है ना इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम में लेते हैं। ये हो गई आयोडीनेशन की रिएक्शन हो गई। फ्लोरिनेशन कैसे करवाया जाता है, जनरली है ना इस मेथड से फ्लोरिनेशन की रिएक्शन कौन सी होती है, स्वार्ज रिएक्शन होती है, जिसमें है ना फ्लोरीन के है ना वो हेलाइड्स लिए जाते हैं, जैसे कि AgF वगैरह मेटल हेलाइड्स लिए जाते हैं, ठीक है। स्वार्ज रिएक्शन होती है और फिंकेस्टलिन रिएक्शन होती है I2, जो आयोडीनेशन करवाया जाता है ना एसीटोन में रहता है ना, जो अदर हेलाइड्स होते हैं ना, अदर हेलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाई जाती है I2 और एसीटोन की प्रेजेंस में। तो जैसे है ना जो भी है ना I2 प्लस NaOH भी लिया जाता है शायद इसमें, तो जो हेलाइड्स होंगे ना वो जैसे NaBr वगैरह I2 प्लस NaOH लिया जाता है इसमें। तो जो हेलाइड्स होंगे ना वो एसीटोन में क्या होते हैं, जो जैसे है ना एल्काइल हेलाइड है, जैसे कि ये RX है ना, तो यहाँ से क्या बनेगा, NaX बनेगा, है ना, और Ri बनेगा, ठीक है। तो ये जो NaX होगा ना वो एसीटोन में क्या हो जाएगा, PPT बन जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये रिमूव होता जाएगा, NaX रिमूव होता जाएगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना बढ़ती जाएगी कि ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल के अनुसार। तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट होगा। फिंकेस्टलिन रिएक्शन है एल्काइल आयोडाइड बनाने की, और जो स्वार्ज रिएक्शन है एल्काइल फ्लोराइड बनाने की, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। RH बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, इजी टू ब्रेक होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल रेडिकल इंक्रीज होती जाती है। हाँ, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम रहेगी तो इजी टू ब्रेक होएगा और जो बनने वाला रेडिकल होएगा वो स्टेबल रहेगा। एल्केन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजिनेशन, ठीक है। तो 3 डिग्री जो है ना एल्काइल रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो एल्केन की रिएक्टिविटी क्या रहेगी, 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन और फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन का है ना होमोलाइटिक क्लीवेज। तो ये रिएक्टिविटी हो गई एल्केन्स की हो गई और वो थी हेलोजेंस की थी, ठीक है। अब ये कैसी रिएक्शन है, देखो ये है ना करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है sp3CH बॉन्ड ब्रेकिंग की, है ना। देखो sp3 और ये है ना कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है हेलोजिनेशन रिएक्शन में ना,
तो ये कैसी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है sp3ch बॉन्ड ब्रेकिंग की। अब इसे जैसे ये बेंजीन है ना, तो इस बॉन्ड का ब्रेक होएगा और ये बन गया बेंजिल क्लोराइड बन गया, ठीक है। फिर इसका अगेन है ना क्लोरीनेशन करेंगे तो ये तो बेंजिल था और ये बेंजल क्लोराइड बेंजल टोलुइन बन गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे ना, एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन एटम है, तो इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करने पे बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो इस तरह से है ना बेंजीन जो टोलुइन है उससे क्या बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, क्या, क्लोरीनेशन से, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल लाइट। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ एल्केन की अगर देखा जाए तो एल्केन की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, जो फ्री रेडिकल बन रहा है प्रोपोगेशन स्टेप में, फ्री रेडिकल बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब जैसे है ना ये टोलुइन है, यहाँ पे ये CH2H है, तो अगर ये वाला है ना यहाँ पे कौन सा बेंजिल रेडिकल बनेगा है ना, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे है ना CH2, अगर इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो यहाँ पे कौन सा रेडिकल बनेगा, यहाँ पे है ना एलाइल रेडिकल बनेगा, इस वाले कार्बन पे है ना ये रेडिकल बनेगा, तो ये स्टेबल रहेगा, सबसे ज्यादा बेंजिल, फिर एलाइल होगा। फिर ये देखो 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री है, यहाँ पे एक एच हो रहेगा, ये 2 डिग्री होगा, ठीक है। फिर 1 डिग्री और सबसे लीस्ट होगा मिथेन होगा। तो मतलब जो है ना जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है उसमें एल्केन की रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है, जो बनने वाला फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा ना उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का उतना ही कम होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब एक चीज देखो आपने, ये देखी हमने देख रहे थे रिएक्टिविटी का ऑर्डर था F2Cl2 Br2 और I2, ठीक है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर था, है ना। तो Cl2 क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है देन Br2 से, लेकिन जहां रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना वहां, अब यहाँ तो है ना Cl2 की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसकी सेलेक्टिविटी कम है, और जहां रिएक्टिविटी कम होती है ना वहां सेलेक्टिविटी ज्यादा होती है, तो Br2 की जो सेलेक्टिविटी है ना वो ज्यादा है देन Cl2 से। इसे समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। जैसे है ना ये आइसोब्यूटेन है, इसमें एक तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है और एक 3 डिग्री हाइड्रोजन है। अब जो क्लोरीन करेगा ना, क्लोरीन जब रिएक्शन करेगा तो उसमें 64% तो है ना यहाँ पे है ना जो 3 डिग्री जो हाइड्रोजन होगी मोर स्टेबल जो होगी वो वाला प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। और है ना 1 डिग्री से भी ना 36% प्रोडक्ट दे देगा। लेकिन अगर वहीं ब्रोमिनेशन इसका करवाया जाता है, रिएक्टिविटी कम है, तो क्या हुआ, सेलेक्टिविटी ज्यादा है, 99% प्रोडक्ट कौन सा देगा, ये 99% प्रोडक्ट देगा ये 3 डिग्री कार्बन से, ओनली 1% प्रोडक्ट देगा जो 1 डिग्री कार्बन पे हेलोजिनेशन से देगा। दैट्स कॉल्ड द सेलेक्टिविटी ऑफ द ब्रोमीन। अब ये जैसे एग्जांपल है CH4Cl2, इसका क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, फिर इसका फर्दर क्लोरीनेशन होएगा। तो देखो जब तक है ना हाइड्रोजन है ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तब तक क्लोरीनेशन होता ही रहेगा, तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना, फिर ये DCM बनेगा, फिर CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। अब ये नेक्स्ट है एन एल्केन हुज मॉलिक्यूलर वेट इज 72, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 72 है। ऑन क्लोरीनेशन गिव्स ओनली मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, है ना, क्लोरीनेशन पे क्या देता है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देता है। दिस एल्केन विल बी, अब देखो 17 है ना, इसका मतलब क्या हो गया, C5H12 ये वाली होगी। तो कितना है इसका मॉलिक्यूलर वेट, 12 पंजे 60 प्लस 12, ठीक है, तो 72 हो गया, ठीक है। अब इसमें है ना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा, मतलब एक जो है ना क्लोरीनेशन करने पे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब उसमें एक ही टाइप की हाइड्रोजन है। तो ये देखो अगर इसमें एन पेंटेन होगा तो इसमें तो ना 3 टाइप के मिल जाएंगे ना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। इसमें 2 मिथाइल ब्यूटेन की अगर बात करेंगे ना तो देखो एक तो यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, तो इसमें 4 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। इसमें साइक्लोपेंटेन है ये, इसमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, C5H10 है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 70 है। लेकिन अगर हम बात करें 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, है ना, जिसे कि नियोपेंटेन भी बोलते हैं, देखो चाहे इसका क्लोरीनेशन यहाँ से पहले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 72 है, ठीक है। अब इसका क्लोरीनेशन चाहे कौन को कहाँ कहाँ कर सकते हो, एक क्लोरीन ऐड करना, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, चाहे कहीं भी ऐड करो प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉसिबल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड बाय द एल्केन हैविंग
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, ये चीज आपने देखी थी एक, ये जो C5H12 था, जो C5H11 था, अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो की बात करें तो इसके कितने आइसोमर बन रहे थे, है ना। C5H11X का हमने देखा तो इसके 8 आइसोमर बन रहे थे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, और इंक्लूडिंग स्टीरियो 3 स्टीरियो थे, तो है ना टोटल 11 हो रहे थे। तो यहाँ पे तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका पहले एक्सप्लेनेशन दी है, आप वहां पे देख लेना। एन पेंट, चलो देख लेते हैं एक बार। C5H11 है ना, C5H12 है, तो उसके कितने आइसोमर होते हैं, 3 आइसोमर होते हैं C5H12 के। अब हमें देखने C5H11X के तो इसका जो एन पेंटेन आइसोमर है उससे कितने ये C5H11X बन सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीनेशन कर एक एक्स या तो इस वाले कार्बन पे जोड़ दो, एक मिलेगा, दूसरा इस पे और तीसरा इस पे, है ना। 3 अलग अलग टाइप के ना C5H11X होंगे, तो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर तो एन पेंटेन से हो गए। आइसोपेंटेन से कितने, 4 प्रकार के है ना मिल जाएंगे। यहाँ पे करने से अलग मिलेगा, यहाँ पे करने से अलग, यहाँ पे करने से अलग, यहाँ पे करने से अलग, तो 4 इससे बन गए, ठीक है। नियोपेंटेन से एक ही टाइप का मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए, 3, 4 और 1, 8 हो गए। और जो स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे ना, तो एक स्टीरियो आइसोमर तो यहाँ पे जब हम क्लोरीनेशन करेंगे ना यहाँ पे, तो एक स्टीरियो आइसोमर तो यहाँ से मिलेगा, और इस वाले स्ट्रक्चर में 2 स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे। एक तो है ना इस वाले कार्बन पे क्लोरीनेशन करेंगे तब मिलेगा, और एक इस वाले कार्बन पे करेंगे तब मिलेगा क्या, हाँ इधर, और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, इस वाले पे करेंगे तब नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पे तो दोनों कार्बन सेम है। एक तो इस वाले कार्बन पे करेंगे तब क्लोरीनेशन से मिलेगा, ये देख, एक ये पूरा ग्रुप, वो 3 और 4, हाँ इससे मिल जाएगा। इसी में ऊपर बता रखा है, वो एक स्ट्रक्चर और है, उससे भी एक है ना आइसोमर मिल जाएगा, CH3C। क्लोरीनेशन कहाँ करें, इस वाले कार्बन पे करेंगे, तो ये CH और ये CH3, देखो 1 2 3 चीन, ये तो हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। एक कौन सा होएगा, अगर यहाँ पे करते हैं, हाँ अगर इस वाले पे करते हैं CH3 CCl, नहीं सॉरी, CH3 CH2 C, और ये CH2, ये CH2 और ये Cl और ये Cl। देखो इस वाले कार्बन पे है ना, ये वाला ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, और ये ग्रुप अलग हो गया, और एक हाइड्रोजन है, तो एक यहाँ से मिल जाएगा। तो 3 स्टीरियो आइसोमर बता दिए कैसे मिलेंगे। तो टोटल कितने आइसोमर हो जाएंगे, अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो पूछ रहा है तो 8 आइसोमर होंगे, और इंक्लूडिंग अगर स्टीरियो की बात कर रहा है तो 3 आइसोमर और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल 11 आइसोमर हो जाएंगे। अब जैसे है ना CH4 में ना मोनोक्लोरो जो आइसोमर होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे, है ना। इथेन में भी 1 होंगे, प्रोपेन में है ना 2 हो जाएंगे, ठीक है। एन ब्यूटेन में कितने हो जाएंगे, एन ब्यूटेन से 2 हो जाएंगे, और आइसोब्यूटेन से 2 हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो है। अगर स्टीरियो को इन्वॉल्व करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 आइसोमर हो जाएंगे। और मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो C4H10 से कितने होंगे, 4 होंगे, और इंक्लूडिंग स्टीरियो 5 हो जाएंगे। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है ना एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कितने हो जाएंगे, इससे 8 हो जाएंगे, ठीक है, C5H12 से, और इंक्लूडिंग स्टीरियो 11 हो जाएंगे। अब जैसे हेक्सेन है, टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कितने होंगे, इससे 17 होंगे, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे इससे। ध्यान रख लो बस, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लेना, ये इसके 5 आइसोमर है, और फिर से एन हेक्सेन से 3 आइसोमर बनेंगे। इस वाले से देखो एक यहाँ पे क्लोरीनेशन करने से बनेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 यहाँ से बन जाएंगे। और अगर है ना इस वाले जो 2 मिथाइल पेंटेन से कहाँ कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे क्लोरीनेशन से अलग बनेगा, यहाँ पे क्लोरीनेशन से अलग, यहाँ पे क्लोरीनेशन से अलग, यहाँ पे क्लोरीनेशन से अलग, और यहाँ पे क्लोरीनेशन से अलग, तो 5 इससे बन जाएंगे। 3 मिथाइल वाले से यहाँ पे क्लोरीनेशन से एक, यहाँ पे अलग, और यहाँ पे एक, ठीक है, और यहाँ पे एक। बाकी ये वाला और ये वाला और ये वाला सेम होगा, ये वाला और ये वाला सेम होगा अगर यहाँ पे क्लोरीनेशन, तो टोटल 4 हो गए। अगर इसकी बात करें इस वाले आइसोमर की,
तो देखो यहाँ पे क्लोरीनेशन से अलग मिलेगा, यहाँ पे क्लोरीनेशन से, बस दो ही मिलेंगे, ठीक है। और इस वाले की अगर बात करें तो देखो यहाँ से क्लोरीनेशन करेंगे ए टाइप का मिलेगा, यहाँ पे करेंगे तो भी ए टाइप का मिलेगा, यहाँ पे करेंगे तो भी ए टाइप का मिलेगा, यहाँ पे इस वाले पे करेंगे बी टाइप का मिलेगा, और यहाँ पे करेंगे तो सी टाइप का मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अब नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। जो एन एल्केन्स होती है ना, जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स होती है, उनको एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के साथ जब हीट किया जाता है ना, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के साथ हीट किया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रांच चेन एल्केन में, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जो एन ब्यूटेन है ना, एन ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन को एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो क्या बना लेगी, आइसोब्यूटेन बना लेगी, ठीक है। एन हेक्सेन को AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो क्या बना लेगी, 2 मिथाइल पेंटेन बना लेगी या फिर 3 मिथाइल पेंटेन बना लेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ही फैक्ट बेस पे, अगर आपको पता होगा तो ही कर सकते हो। अगर एन ब्यूटेन है तो आइसोब्यूटेन बनाएगी, और अगर है ना एन हेक्सेन है तो 2 मिथाइल या फिर 3 मिथाइल पेंटेन बना लेगी, दो ये बना लेगी। तो ये थी सेकंड रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन या कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग। जैसे एन हेक्सेन होती है ना, वो क्या है कि जैसे मेटल्स कौन कौन सी है, वेनेडियम, मोलिब्डेनम और क्रोमियम, है ना। वेनेडियम 23 नंबर पे, क्रोमियम 24 नंबर पे, और क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम हो गई, है ना। ये 3D सीरीज में हो गई, ये 4D सीरीज में हो गई। तो इन मेटल के जो ऑक्साइड है, इनकी प्रेजेंस में एल्यूमिना पे जो सपोर्टेड है ना ये रिएक्शन है, और हाई टेम्परेचर पे है ना ये रिएक्शन करवाई जाती है 500 डिग्री सेल्सियस पे और हाई प्रेशर पे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एन हेक्सेन है उसका एरोमेटाइजेशन हो जाता है, और ये है ना बेंजीन दे देता है, ठीक है। कौन कौन से, वेनेडियम के ऑक्साइड हो गए, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड हो गए और क्रोमियम के ऑक्साइड हो गए, ठीक है। हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक 10 से 20 एटीएम प्रेशर पे। अब होता है एन एल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स ऑन हीटिंग, है ना। 773 से 82773, 773 का मतलब हो गया 473, 573, 373, 473, 573, 673, 773, 773 का मतलब हो गया 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एट 10 से 20 एटीएम प्रेशर पे, इन द प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्साइड ऑफ ए वेनेडियम, क्रोमियम और मोलिब्डेनम सपोर्टेड और एल्यूमिना गेट डिहाइड्रोजनेटेड एंड साइक्लाइज्ड टू बेंजीन, है ना। डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है और है ना बेंजीन में साइक्लाइज्ड हो जाता है, एंड इट्स होमोलोगस, मतलब या तो अगर है ना 6 कार्बन वाली है तो क्या बनाएंगे, बेंजीन बनाएंगे। अगर मान लो C17H, अगर C17H16 है, 7 कार्बन वाला है, हेप्टेन है, तो फिर वो क्या बनाएगा, बेंजीन का होमोलोगस बनाएगा, मतलब टोलुइन बनाएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन क्या कहलाती है, एरोमेटाइजेशन या फिर रिफॉर्मिंग कहलाती है। जैसे अगर ये देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, और ये टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन हो गई, इनके किसी के भी ऑक्साइड ले सकते हैं और ये बेंजीन बना लेगा। अगर एन हेप्टेन है तो फिर क्या बनाएगा, टोलुइन बनाएगा। अब ये एनसीईआरटी की है कंबशन रिएक्शन, वैसे तो शायद उसके बारे में भी दे रखा है। कंबशन रिएक्शन क्या है, एल्केन्स ऑन हीटिंग, कंबशन मतलब जलना, मतलब कंप्लीट कंबशन मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। एल्केन क्या होता है, हीटिंग करने पे क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और O2 आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन में क्या बनता है, CO2 प्लस H2O तो बनता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, ठीक है। विद द इवोल्यूशन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए हीट, विद द इवोल्यूशन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए हीट, राइट। जैसे ये एल्केन है और ये O2 की प्रेजेंस में इसका कंप्लीट बर्निंग हुआ, CO2 प्लस H2O बना और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बना। ये जो हीट है ना, यही है ना हीट ऑफ ए कंबशन कहलाती है। और ये जो हीट है ना, ये वाली, यही है ना, हम है ना इस हीट एनर्जी को है ना किसमें, हम मैकेनिकल इंजन के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, और जिससे हमारे है ना व्हीकल्स चलते हैं। जो इंजन होता है ना, इंजन है ना हमारे जो व्हीकल्स का, मोटरसाइकिल का, कार का, तो उस इंजन में है ना जो हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, उसी को हम है ना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी गाड़ी चलाते हैं। तो ये वाली रिएक्शन ही होती है हमारी गाड़ी में, है ना, कंप्लीट बर्निंग होती है फ्यूल की। अब इसको बैलेंस करना है रिएक्शन को, तो जितने है ना कार्बन में है ना, जितने जो एल्केन है उसमें कार्बन होंगे ना, एन यहाँ पे जितना होगा उतने CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और फिर बाकी है ना ऑक्सी और H2O मॉलिक्यूल निकलेंगे इसमें से, है ना N+1 करके है ना H2O मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और रिमेनिंग फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे।
तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने पे क्या आएगा 3n+1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन एल्केन्स आर यूज्ड एज ए फ्यूल। आ गई ना बात, फ्यूल की तरह क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं। जब मीथेन का कंबशन करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, जो हीट ऑफ ए कंबशन जिसे बोलते हैं, माइनस साइन का मतलब है एनर्जी निकल रही है, 890 किलोजूल पर मोल हो गया। और ब्यूटेन का जब अगर हम कंबशन करते हैं तो वहां पे कितनी एनर्जी निकलती है, 2500 3000 के लगभग, देखो किलोजूल, 2875 किलोजूल पर मोल। फर्क आया मीथेन में और एन ब्यूटेन में। जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है ना उसमें एन ब्यूटेन रहती है मोस्टली, तो 2875.84 किलो जूल पर मोल निकलेगी एक मोल से, है ना, इतनी किलो जूल एनर्जी। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन्स विद इनसफिशिएंट, अगर है ना एयर ये जो O2 की है ना, अगर मतलब जितनी रिक्वायर्ड मात्रा है अगर उतनी नहीं हो पाएगी तो कैसा कंबशन होएगा, इनकम्प्लीट कंबशन होएगा। कैसा कंबशन होएगा, इनकम्प्लीट कंबशन होएगा। और इसमें क्या बनता है, कार्बन ब्लैक विच इज फॉर्म्ड इज यूज्ड, है ना, कार्बन ब्लैक बनता है ना इनकम्प्लीट कंबशन से, है ना। वो किस में यूज होता है, वो है ना इंक में, है ना, प्रिंटर जो इंक होती है, ब्लैक पिगमेंट्स होता है, एंड जो फिल्टर्स है ना, इस जो इनकम्प्लीट कंबशन से बढ़ने वाला जो कार्बन है उसे यूज किया जाता है, कार्बन ब्लैक को। जैसे देखो इनकम्प्लीट कंबशन की रिएक्शन है, इसमें देखो ये कार्बन ब्लैक बन गया सॉलिड, है ना, सॉलिड, और ये H2O मॉलिक्यूल बन गया। अब ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है ना, ये रिएक्शन भी दे रखी है एनसीईआरटी में, रिएक्शन विद स्टीम भी दे रखी है, पायरोलाइसिस रिएक्शन, ये रिएक्शन भी दे रखी है एनसीईआरटी में। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तो खैर हमने बाद में करी थी। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि अगर हम एल्केन के पास अगर रेगुलेटेड सप्लाई अगर पास करते हैं, है ना, ऑक्सीजन की, एयर की, हाई प्रेशर पे, ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ए सुटेबल कैटालिस्ट तो गिव्स ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। कैटालिस्ट सुटेबल होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए और रेगुलेटेड सप्लाई होनी चाहिए, 3 कंडीशन हो गई। तो जैसे अगर मीथेन है, मीथेन में O2 अगर रेगुलेटेड सप्लाई करिए, कैटालिस्ट कौन सा है, कॉपर है, 523 केल्विन टेम्परेचर है और 100 एटीएम प्रेशर है, हाई एटीएम मतलब 300 डिग्री टेम्परेचर हो गया, और है ना अप्रोक्स, है ना, और है ना 100 डिग्री क्या 100 एटीएम क्या हो गया, प्रेशर हो गया, और कॉपर कैटालिस्ट है। तो इसकी प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करता है मीथेन, तो ये क्या बना लेगा, मिथेनॉल बना लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। मीथेन है कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ ए O2 ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ ए मोलिब्डेनम ऑक्साइड, जो कैटालिस्ट है उसकी प्रेजेंस में क्या बना लेगा, मिथेनेल बना लेगा, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड का पहला मेंबर मिथेनेल, ठीक है, और H2O। और अगर वही है ना इथेन, है ना, इथेन की अगर है ना O2 की प्रेजेंस में है ना 3O2 है ना मैग्नीज एसीटेट, ये जो कैटलिस्ट है ना मैग्नीज डाई एसीटेट, इसकी प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो क्या बना लेगा, मिथेन, इथेन से क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कंट्रोल्ड जो है ना ऑक्सीजन की सप्लाई से और प्रेशर की एक स्पेसिफिक रेंज पे, ठीक है। ऑर्डिनली क्या होती है कि एल्कीन है ना रेजिस्ट करती है ऑक्सीडेशन का, लेकिन है ना एल्कीन सेविंग जो 3 डिग्री जिसमें हाइड्रोजन होता है, 3 डिग्री के हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि 3 कार्बन से, अगर कोई कार्बन एटम 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और उसकी जो चौथी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, तो वो जो कार्बन कैसा होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा, और उससे जो लगने वाला जो एक हाइड्रोजन है वो कैसा होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। कैन बी ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स, है ना, ऑक्सीडाइज किया जा सकता है करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स में बाई KMnO4 के द्वारा। जैसे ये इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो KMnO4 के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन होएगा, ये क्या है, आइसोब्यूटेन है, और इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, OH में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हो सकती है। अब रिएक्शन विद स्टीम के साथ बात करी जाती है ना, ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में दी हुई है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम का मतलब हो गया भाप, हो गया, भाप का मतलब हो गया हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पर ही भाप रहेगी, तो कहाँ पे हो रही है रिएक्शन, 1273 केल्विन पे हो रही है, ठीक है। मीथेन क्या होता है, रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, है ना, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करता है 1273 केल्विन, मतलब इसमें टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2।
है ना। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ए डाईहाइड्रोजन गैस, है ना। मतलब H2 गैस का जो मेथड है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन H2 गैस को बनाने का जो मेथड है वो यही है कि जो मीथेन है ना, उस गैस को जो हाई हाई स्टीम होती है ना, जो हाई टेम्परेचर की जो स्टीम होती है ना H2, है ना, वो इसमें ये फ्लो करी जाती है निकल कैटलिस्ट की परचेंस में, ठीक है। और स्टीम का जो टेम्परेचर कितना होता है, 1273 केल्विन होता है। तो उस निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बनाता है। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड भी है हाइड्रोजन गैस बनाने का, ठीक है। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। CH4 पे हाई जो स्टीम फ्लो करी जाती है वाटर की 1273 केल्विन टेम्परेचर पे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जिससे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और 3H2। और CO और H2 के मिक्सचर को ही वाटर गैस बोलते हैं, आई थिंक सो। एक बार और चेक कर लेना, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना जो फैक्ट वाली थोड़ी कई बार स्लिप हो जाती है माइंड से। नेक्स्ट है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है, क्रैकिंग। मतलब जो पायरोलाइसिस का मतलब होता है, किसी भी जो है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसका इतना टेम्परेचर कर दिया जाए कि वो है ना मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाए। ये वाली जो प्रोसीजर होती है ना, इसे मतलब जो बहुत ज़्यादा हीट करने पे जो रिएक्शंस होती है ना, है ना, हीट करने पे या गर्म करने पे, जैसे 400 500 600 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वो वाली जो रिएक्शंस होती है ना, केवल कंपाउंड को हीट करने से ही, वो रिएक्शंस क्या कहलाती है, पायरोलाइसिस कहलाती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी तो ऑक्सीडेशन की साइड चली जाएगी। तो पायरोलाइसिस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है, मतलब O2 नहीं रहता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर और O2 व्हेन एल्केन्स आर हीटेड देन दिस इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। हियर एल्केन वेपर आर पास्ड थ्रू ए रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट मेटल, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ O2, मतलब रेड हॉट मेटल पे से है ना एल्केन्स पास करी जाती है O2 की एब्सेंस में, मतलब O2 नहीं होती है। जो C6H14 है ना, एन हेक्सेन है, वो किस किस में कन्वर्ट हो सकती है, एन हेक्जीन बना सकती है, हेक्जीन बना सकती है, और H2O गैस निकल सकती है। या फिर है ना ब्यूटेन, ब्यूटीन और इथेन बना सकती है ना, ब्यूटीन और इथेन बना सकती है। या फिर प्रोपीन, इथीन और मीथेन बना सकती है, प्रोपीन, इथीन और है ना मीथेन बना सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पायरोलाइसिस हो सकता है। एक तो हेक्सीन में हो सकता है, या फिर दूसरा हो सकता है कि ब्यूटीन और मीथेन, ब्यूटेन और इथेन में हो सकता है। एक हो सकता है कि है ना जैसे छोटे छोटे टुकड़े बन गया, पहला मीथेन बन गया 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, फिर इथेन बन गया 3 कार्बन का, प्रोपीन बन गया, मीथेन बना और 2 कार्बन का क्या बना, इथीन बन गया, और 3 कार्बन का प्रोपीन बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है। अगर एक एग्जाम्पल और देखें, डोडेकेन। डोडेकेन क्या होता है, मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। जो केरोसिन होता है ना, उसमें जो कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है वो डोडेकेन होता है, ठीक है। 12 कार्बन वाला होता है, C12H26, राइट। इसका है ना प्लेटिनम, प्लेडियम और निकल है ना, इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर है ना 973 केल्विन टेम्परेचर पे, मतलब लगभग देख लो ये कितना टेम्परेचर है, 700-800 डिग्री सेल्सियस, है ना, ठीक है। 973, 373, 473, 576, 673, 700, 800, 900, 700 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसकी प्रेजेंस में हीट करने पे क्या बनेगा, एक तो 7 कार्बन वाला हेप्टेन बन गया, और है ना एक 5 कार्बन की पेंटीन बन गई। 7 और 5 12 हो गए ना। और फिर अदर प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि इससे छोटे भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कि C17H16 भी फर्दर टूट सकती है ना, या फिर है ना इस तरह से ना फर्दर और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। पर मेनली अगर देखें तो 7 कार्बन की हेप्टेन और 5 कार्बन की पेंटीन, है ना, ये इसके प्रोडक्ट है पायरोलाइसिस के। हायर एल्केन्स होता है ना, ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन्स, it is such a decomposition reaction into smaller fragments by the application of a heat is called pyrolysis or a cracking। और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, O2 नहीं होती है इस रिएक्शन में। पायरोलाइसिस ऑफ ए एल्कीन, एल्केन इज बिलीव्ड टू बी ए फ्री रेडिकल रिएक्शन, है ना। प्रिपरेशन ऑफ ए ऑयल गैस है ना, और जो ऑयल गैस है ना प्रिपरेशन है ना, और पेट्रोल गैस है ना, ऑयल गैस किससे बनाई जाएगी, केरोसिन ऑयल से, और पेट्रोल गैस पेट्रोल से, है ना। तो है ना कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व करते हैं वो, है ना, प्रिंसिपल ऑफ ए पायरोलाइसिस का ही वो यूज करते हैं। मतलब जो है ना, ये जो केरोसिन ऑयल को है ना बहुत ज्यादा हीट करेंगे है ना हाई टेम्परेचर पे, तो उससे कौन सी गैस बनेगी, ऑयल गैस बनेगी। और पेट्रोल को है ना बहुत ज्यादा हीट करेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो वो कौन सी गैस बनेगी, पेट्रोल की गैस बनेगी, पेट्रोल गैस।
ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कौन सा, पायरोलाइसिस का यूज करते हैं। ये चीज़ें हमने देख ही ली थी, सोल्युबिलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी एनसीईआरटी से। मेल्टिंग पॉइंट का इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, अब ये कन्फर्मेशंस हैं। इसको किसी और लेक्चर में बता देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड होप सो आपको ये जो एल्केन का चैप्टर है ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा एंड आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, रिएक्शंस वगैरह समझ में आई होगी कि क्या पायरोलाइसिस रिएक्शन है, क्या है ना, स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस है ना एनसीईआरटी की हमने कवर करी है, 5-6 रिएक्शंस जो दे रखी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड आपको अगर पर्टिकुलर अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट्स हो, ओनली बोर्ड के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए कुछ समय के बाद में लगभग 1-2 महीने के बाद में और अच्छे से वीडियोस डाले जाएंगे, ताकि 11th-12th क्लास के बच्चों इनिशियली है ना मतलब पढ़ रहे हैं तो उनको इतना ज़्यादा नहीं पता होता है फैक्ट्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।